हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रैक्टिस पेपर 2, है ना। ये मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब हम सबसे पहले एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन द गिवन फिगर x1 y1 एंड x2 y2 आर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स इन टू डिफरेंट पीरियड t1 एंड t2 रिस्पेक्टिवली फॉर गुड x एंड गुड y। a1 एंड a2 रिप्रेजेंट एक्चुअल आउटपुट। ये क्या है? आपका एक्चुअल आउटपुट है, राइट। उसके बाद क्या बोला है? एंड P1 एंड P2 रिप्रेजेंट पोटेंशियल आउटपुट्स। ठीक है। इन द टू टाइम पीरियड द चेंज इन द एक्चुअल आउटपुट ऑफ गुड एक्स एंड वाई ओवर द टू पीरियड वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय मूवमेंट। एक्चुअल में मूव करना है तो पोटेंशियल की तो बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो कहीं आएगा ही नहीं P1 एंड P2। हम A1 से A2 पे गए तो क्या दिखाएंगे उसको? A1 टू A2, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2, एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। देखो जब भी मार्जिनल की बात हो ना, उसके नीचे का एरिया हमेशा टोटल होता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व के नीचे का एरिया क्या होगा? टोटल यूटिलिटी कर्व। क्या होगा? टोटल यूटिलिटी कर्व। इफ द मार्जिनल रेट ऑफ, और आपका अगर आपको याद ना आ रहा हो तो आपको ये भी पता है MU1 प्लस MU2 प्लस MU3, ये क्या था? TU3, है ना। इसका मतलब MU के नीचे का एरिया, अगर मतलब हम एक एक यूनिट को ऐड करते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? TU ना। तो बस एरिया अंडर द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ अ गुड रिप्रेजेंट्स टोटल यूटिलिटी। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी। अगर आपका MRS कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका मतलब स्लोप होते हैं ना MRS। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन किसका स्लोप है? इंडिफरेंस कर्व का। अगर स्लोप ही कांस्टेंट है तो लाइन कैसी बनेगी? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्स दिस मीन्स दैट राइज इन द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी विल रिजल्ट इन। देखो, टू कमोडिटीज कॉम्प्लीमेंट्स है मतलब साथ में यूज हो रही है, जैसे कि कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक। अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरे की डिमांड में क्या फ़र्क आएगा? समझ लो, कार का प्राइस बढ़ गया, है ना, या फिर पेन का प्राइस बढ़ गया। पेन और इंक ले लेते हैं। पेन का प्राइस बढ़ गया तो पेन की डिमांड कम हो जाएगी। पेन की डिमांड कम हो गई तो इंक की डिमांड भी तो कम हो जाएगी ना। बिना पेन के लोग इंक का क्या करेंगे? तो एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड भी कम हो गई, मतलब डिमांड कम हो गई तो मतलब इंक का जो डिमांड कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व ऑफ अदर कॉमोडिटी। क्लियर? इसका और वाला देखते हैं। इफ द डिमांड कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होने पर इलास्टिसिटी कितनी होती है? प्राइस इलास्टिसिटी 1। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की प्राइस इलास्टिसिटी कितनी होती है? 1। क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग 20 यूनिट्स इज ₹700। मार्जिनल रेवेन्यू अर्न बाय सेलिंग 21st यूनिट। देखो, टोटल रेवेन्यू दिए, ठीक है, 20 यूनिट का 700, और मार्जिनल रेवेन्यू दिए 21st यूनिट का 70। तो टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? अभी आपको बताया जैसे TU में, ऐसे TR में भी क्या होगा? TR21 क्या होगा? TR21, तो TR21 तो TR20 प्लस MR21। तो TR20 कितना है? 700। MR21 कितना है? 70। तो 770 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन अ फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस। देखो, ज़्यादा बेच पा रहे हैं हम प्राइस लोअर करने पर, इसका मतलब ये क्या है? हमने दो चीज़ें पढ़ी है बेटा, एक परफेक्ट कंपटीशन, राइट, और दूसरा इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में तो ऐसे होता है, यही MR है, यही एवरेज रेवेन्यू है, यही प्राइस है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे लिखा हो मोर कमोडिटी कैन सेल मोर कमोडिटी एट अ लोअर प्राइस, इसका मतलब क्या है? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और और ये एवरेज रेवेन्यू हो गया और ये मार्जिनल रेवेन्यू हो गया। ठीक है, समझ आया? एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, इसका मतलब एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू रिमेन्स मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक,
और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था, तो ये बिल्कुल इसकी मिड पॉइंट से होकर जाएगा ऐसे समझ लो। अगर ये एवरेज रेवेन्यू कर्व है तो इसका बिल्कुल मिड पॉइंट यहाँ पे ले लो, हाफ हाफ से होकर जाएगा और ये हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉर अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी डैश मार्जिनल कॉस्ट एंड बियॉन्ड दैट लेवल। ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। फॉर अ फर्म टू बी इन इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू, है ना, must be equal to marginal cost and beyond that level of output marginal cost must be rising। याद आ रहा है, ये हमने पढ़ा था, ये एम आर ये एम सी। तो जहाँ पर एम आर और एम सी बराबर होंगे और उसके बाद एम सी जो है वो बढ़ना चाहिए। तो 2 पॉइंट पे बराबर हो रहे थे लेकिन यहाँ पर एम सी गिर रहा है बट यहाँ पर एम सी बढ़ रहा है, तो ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम है। क्लियर। तो डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वर्टिकल एक्सिस, ऐसे ये है आपका सप्लाई कर्व। सप्लाई ऑफ द गुड इज कॉल्ड एज, यहाँ पर क्या है, सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट, परफेक्टली इनइलास्टिक। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है, परफेक्टली इनइलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट इक्विलिब्रियम ऑकर्स वेयर मार्केट डिमांड इक्वल्स मार्केट सप्लाई। बिल्कुल सही बात है। जहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई इक्वल हो जाते हैं। रीजन, द प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच्ड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी बॉट एंड सोल्ड एट दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ये बात भी बिल्कुल सही है। जो प्राइस एट विच इक्विलिब्रियम इज रीच, जहाँ पर प्राइस पहुँचता है इक्विलिब्रियम में, उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो क्वांटिटी खरीदी और बेची जा रही है उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। दोनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं। दोनों आपस अपने आप में ठीक है लेकिन रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग एजर्शन। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 10, द गवर्नमेंट इम्पोज अपर लिमिट ऑन द प्राइस ऑफ अ गुड और द सर्विस इज कॉल्ड प्राइस सीलिंग। गवर्नमेंट ने अपर लिमिट सेट कर दी किसी प्राइस की। तो याद करो क्या बताया था हमने, प्राइस सीलिंग क्या होता है। प्राइस सीलिंग अपर लिमिट या लोअर लिमिट, यही आपको सोचना है। ये सोच लिया तो देखो याद करना, प्राइस सीलिंग और मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब प्राइस फ्लोर। फ्लोर ऊपर होते तो मैंने बताया था आपको, फ्लोर में अपर लिमिट सेट की जाती है, सीलिंग में लोअर लिमिट सेट की जाती है ना। तो इसका क्या होगा, सॉरी आपको बताते बताते मतलब ये आपको पता है। एक मिनट, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं इसको। ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था, ओपी। ठीक है, ये आपका क्या है, प्राइस फ्लोर। तो यहाँ पे मिनिमम लिमिट सेट कर दी। ठीक है, क्या सेट कर दी, मिनिमम लिमिट। और रेड पेन से मैं बना रही हूँ, ये है आपका प्राइस सीलिंग। इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे यहाँ पे अपर लिमिट सेट कर दी। यहाँ पर क्या कर दिया, अपर लिमिट सेट कर दी, है ना। इससे ऊपर प्राइस नहीं जा सकता। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट टू, परफेक्ट कॉम्पिटिशन is a market environment wherein all the firms in the market produce the same good and the buyers and the sellers are price takers। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो both the statements are true। अब आप ये क्वेश्चंस करिएगा जहाँ पर भी डाउट है इन सब में, ठीक है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको माइनस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, आपको सिर्फ ये 3.1, 0.2, 1.1 पर ध्यान देना है। क्योंकि माइनस का साइन क्या शो करता है, माइनस का साइन सिर्फ और सिर्फ इतना शो करता है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या मतलब होता है, सबसे पहले सबसे छोटा ये आ जाएगा 0.2, फिर 1.1, फिर 3.1। क्लियर है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। अब इसको आप माइनस समझ के, जो छोटा है वो बड़ा, जो बड़ा है वो छोटा, उल्टा मत कर देना। यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। Question number 18, assertion. Statistics can only deal with quantitative data. Reason. Statistics deals with qualitative data also.
विच डिस्क्राइब एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन। हमने देखा था, हमने कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट कोरिलेशन के साथ में क्या पढ़ा था, स्पीयरमैन रेक कोरिलेशन। तो उसमें हम किसे डील कर रहे थे, क्वालिटेटिव डेटा के साथ। तो मतलब ऐसा नहीं है, वैसे स्टैटिस्टिक्स यूज ओनली क्वांटिटेटिव डेटा, ये बात सही है, लेकिन वो क्वालिटेटिव डेटा के साथ भी डील कर सकता है जब वो सिंगल पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब रीजन ट्रू हो गया और असर्शन फॉल्स हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, there are various agencies which collect, process, tabulate and publish statistical data. They are used as, जो हमें पहले से ही प्रिंटेड फॉर्म में मिलेगा वो क्या है, they are used as secondary data. They are used as secondary data. The frequency distribution of two variable is known as, दो हैं तो बाईवेरिएट, दो हैं तो बाईवेरिएट, ज़्यादा हैं तो मल्टीवेरिएट, एक ही है तो यूनिवेरिएट. क्वेश्चन नंबर 21, डेटा रिप्रेजेंटेड थ्रू अरिथमेटिक लाइन ग्राफ हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग. अरिथमेटिक लाइन ग्राफ, ऐसे लाइन दिख रही है तो हमें क्या समझ आता है, ट्रेंड. क्या समझ आता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड, राइट. और वाला देखते हैं, इफ़ अ कंपनी इंटरेस्टेड टू नो हाउ इट्स सेल्स एंड प्रॉफिट हैव फ्लक्चुएटेड ओवर द ईयर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड इट प्रेफर. देखो यहाँ पर वो देखना चाह रहे हैं कि सेल्स और प्रॉफिट कितने फ्लक्चुएट हो रहे हैं, मतलब पहले कितना ऊपर था, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया. ये क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. ये क्या है, अरिथमेटिक लाइन ग्राफ. क्वेश्चन नंबर 22, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ आइटम्स अबाउट अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0. डेविएशन का सम कितना होता है, हमेशा 0. क्वेश्चन नंबर 23, फॉर असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मीडियन 30 है, मोड 35 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन. तो आपको पता है मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. 3 मीडियन कितना है 90 माइनस मोड 2 मीन, और मोड कितना है 35. तो 2 मीन इज इक्वल्स टू 90 माइनस 35 कितना हो गया 45, सॉरी 55. तो मीन बराबर है 55 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 27.5. डी इज द राइट आंसर. Question number 24. Average daily wage of 50 workers of a factory was rupees 200 with a standard deviation of rupees 40. If each worker is given a hike of 10% in wages, how will the mean wage be affected? देखो आपसे पूछा उसका मीन वेज कैसे अफेक्ट हो जाएगा. एवरेज डेली वेज ऑफ 50 वर्कर, तो आपको मीन दिया है, मीन भी 10% बढ़ जाएगा, है ना. मीन भी कितना बढ़ जाएगा 10%. क्लियर. तो बस 200 का 10% कितना होता है 20, तो मीन कितना हो जाएगा, द मीन विल बी 220. मीन कितना हो जाएगा 220. मीन जो है तो मीन जो है वो उतना ही बढ़ जाएगा जितना कि आपका हर एक वर्कर का हाइक बढ़ा है. तो द मीन वेज विल बी इंक्रीज बाई 10%, ये बात भी बिल्कुल सही है. द मीन वेज विल बी 220, ये बात भी बिल्कुल सही है. तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी. आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी. क्वेश्चन नंबर 25, मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. बिल्कुल सही बात है, सेंट्रल वैल्यू होता है. रीजन, द नंबर ऑफ वैल्यूज लेस देन द मीडियन इज इक्वल टू द नंबर ग्रेटर देन द मीडियन. बिल्कुल, मीडियन के इधर भी उतनी वैल्यूज होती है, मीडियन के इधर भी उतनी वैल्यूज होती है. दोनों बात सही है ना. तो आंसर क्या होना चाहिए, ए या बी, आप सोच के बताइए मुझे. सेंट्रल वैल्यू क्यों है, क्योंकि भाई इधर भी उतनी वैल्यूज है और उधर भी उतनी वैल्यूज है. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 26, द रेंज ऑफ सिंपल कोरिलेशन कोफिशिएंट इज, क्या होता है, -1 to +1, राइट. -1 to +1. इन मोस्ट ऑफ द वेटेड इंडेक्स नंबर द वेट परटेन्स टू, वेट किससे रिलेटेड होता है, बेस ईयर. मोस्ट में हम सबसे ज़्यादा मतलब वेट कौन सा कंसीडर करते हैं, बेस ईयर. क्लियर. आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं. थैंक यू. कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग.